मंचासीन हमारे परिवार साहब, महेश परिवार जी, कैलाश बशीन जी, के पब्बी साहब, छाबड़ा जी, चंद्रशेखर गौड़ साहब, ये शर्मा जी, सुरेंद्र शर्मा जी और पूरे विद्यार्थियों, हमें ऐसे जो महापुरुषों की जो जीवनियां हैं, चाहे उनकी जयंती हो, चाहे उनकी पुण्यतिथि हो, उनके मनाने का ये मतलब होता है कि हम उनके जीवन में किस प्रकार से उनका त्याग, उनका समर्पण, देश के प्रति उनकी भावनाएं कैसी थी, और वो चाहते तो सुख पैरा लेकर, आधा राज लेकर अकबर के साथ समझौता करके उनके साथ मिल जाते, लेकिन उन्होंने राष्ट्रभक्ति के जो चिंतक, राष्ट्रवादी चिंतक थे, उन्होंने इतनी ज्यादा सोच थी कि किस प्रकार से देशभक्ति, अपने देश को जीवित रखा जाए, और जब तक वो जिए अपने सारे सुखों को त्याग कर घास की रोटी खाई, जंगलों में घूमते रहे, लेकिन उन्होंने उनकी गुलामी को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। तो हम चाहेंगे कि आज के दिन इस प्रकार के हमारे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उनकी जीवनियों से हम सीखें। 23 तारीख को बहुत बड़ा दिन आ रहा है, यहाँ हर दिन बहुत बड़ा होता है। 12 तारीख को हमने याद किया विवेकानंद जयंती पे, कितना शानदार कार्यक्रम जगह जगह हुए हैं, और 12 तारीख को लोगों ने उन विवेकानंद जी किस प्रकार से चलो और रुको नहीं जब तक आपके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहो। और वही आवाज, बुलंद आवाज रखने वाले 23 तारीख को हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने हिंद फौज संगठन की स्थापना की, उनकी जयंती 23 तारीख की है, 23 जनवरी की। और 28 तारीख को पंजाब के श्री लाला लाजपत राय, हम भी समाजी धार्मिक संस्था महासंघ के माध्यम से, इनकी प्रचार समिति के माध्यम से इन बड़े महापुरुषों को याद करते रहते हैं। तो मेरे विद्यार्थियों से ये निवेदन रहेगा कि इन महापुरुषों की जीवनी से आप बहुत कुछ सीखकर अपने जीवन में, अपने परिवार में किस प्रकार से इन संस्कारों को आगे बढ़ाया जाए, देशभक्ति की भावना कैसे पैदा की जाए, और समाज को किस प्रकार से एक नई चेतना, एक नई दिशा देकर आगे बढ़े। तो सभी की उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए मैं ऐसे महान सुरवीर को सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज जैसा कि आपको पता है, महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि है। सबसे पहले मैं श्री महेश जी और आदरणीय हमारे कैलाश जी, चंद्रशेखर जी से आग्रह करूंगा कि उनके उस चढ़ाकर उनकी स्मृति चिन्ह पर जो है आप दीप प्रज्वलित करेंगे। देश का नाम जो है ऊपर रखा। मैं अभी आगे प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा कि वियतनाम एक छोटा सा देश है, उसने अमेरिका पर लगातार युद्ध करके और जीत हासिल की। तो वियतनाम के जो राष्ट्राध्यक्ष थे, उनको एक बार पत्रकार ने पूछा भी आपकी जीत का क्या राज है। तो उन्होंने पूछा आप ये पूछना चाहते हो भी किस कारण से, किसकी प्रेरणा से मैं विजयी रहा। तो उन्होंने कहा भारत के अंदर एक मेवाड़ के राजा है महाराणा प्रताप, मैंने उनकी जीवनी पढ़ी थी और उन्हीं की सीख से ही मैं जो है इस जोशीले युद्ध को मैं बार बार जीत सका। तो ये सुनकर पत्रकार भी स्तब्ध रह गया और उन्होंने कहा अगर ये इस तरह के मेवाड़ के महाराणा प्रताप अगर हमारे देश में जन्म लिया होता, बहुत बड़ी बात है, तो हम पूरे विश्व में राज करते, पूरे विश्व में राज करते अगर वो मेवाड़ के महाराणा प्रताप हमारे देश में अगर जन्म लिया था। कालांतर में वहां के जो, फिर मैं बताऊं, जब राष्ट्राध्यक्ष की मृत्यु हुई तो उसने अपनी समाधि में लिखाया महाराणा प्रताप का एक शिष्य। कितनी बड़ी बात है ये, अपनी समाधि में उसने लिखवाया। जब एक बार कालांतर में जब उनके विदेश मंत्री भारत आए तो उनको जो है लाल किला वगैरह दिखाया, महात्मा गांधी की समाधि दिखाई, तो उसने कहा नहीं, मुझे मेवाड़ की राजा की समाधि पर ले चलो जो चित्तौड़ उदयपुर में है। तो उनको वहां लाया गया, उन्होंने उनकी मिट्टी को लगा छूकर अपने मस्तक पे लगाया और उनको प्रणाम किया कि ऐसे वीर जो भारत में पैदा हुए हैं जिनकी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। और उन्होंने ये कहा मैं थोड़ी सी मिट्टी जो है हमारे देश में इस वीर की ले जाना चाहता हूं। ऐसे वीर महाराणा प्रताप को हम सभी सत्संग नमन करते हैं। अब मैं सिर्फ महेश पेड़ीवाल जी से आग्रह करूंगा, पूर्वक और शान पूर्वक जीवन बिताए, उनके इतिहास को हम भुला नहीं सकते। उसी इतिहास को याद करवाने के लिए आज आपके बीच में महाराणा प्रताप जयंती को इसलिए मनाया जा रहा है कि आप लोग महाराणा प्रताप के इतिहास को याद रखें और आगे भी आप बताएं
आज आप 20-25 नौजवान बैठे हो, ये 2500 लोगों को आगे बता सकते हैं। और आजकल तो सोशल मीडिया ऐसा है, पूनम जी ये आप जो बना रहे हो ना, ये इन बच्चों के मोबाइल को व्हाट्सएप पे डालना और आप इसको फॉरवर्ड करना और आगे, जिससे सैकड़ों लोगों तक पहुंचे कि महाराणा प्रताप कौन थे और हम आज उनकी जयंती क्यों मना रहे हैं। आज हम उनकी पुण्यतिथि क्यों मना रहे हैं, हमारे लिए वो मार्गदर्शक है। तो मैं हमारे मंच पर आए हुए मैं भाई साहब का और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने आज छोटे से आग्रह पर हमारे इस छोटी सी विचार गोष्ठी को स्वीकार किया और बच्चों को, इनके छात्रों को इनसे मार्गदर्शन मिलेगा। और मैं तपोवन की ओर से इन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनेक प्रकार की गतिविधियों का केंद्र है महापुरुषों के जीवन के संबंध में लोगों को जागरूक करना। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा प्रकल्प है जिसका अभिनंदन किया जाना चाहिए, स्वागत किया जाना चाहिए। मंच पर विराज रहे नगर के प्रतिष्ठित सज्जन, उपस्थित मातृशक्ति और बंधुओं, महाराणा प्रताप यह दुनिया भर के लिए स्वतंत्रता का पर्यायवाची बन गया है। महाराणा प्रताप का नाम लेते ही एक ऐसा चित्र सबकी आंखों के सामने खड़ा होता है कि जिन्होंने देश और धर्म की स्वतंत्रता के लिए एक लंबा संग्राम किया। संग्राम बहुत लोगों ने किया, लेकिन राजा होते हुए जंगलों में रहकर घास फूस की रोटी खाकर इस प्रकार का जीवन जीना शायद ये दुर्लभ है और बहुत कम लोगों के हिस्से में आया है। महाराणा प्रताप के संबंध में हमको जानकारी होगी, लेकिन फिर भी कुछ शब्दों में मैं आपके सामने उनके जीवन को रखना चाहूँगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हुए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन भारत आ रहे थे, तो माँ के चरण स्पर्श करके माँ का आशीर्वाद लेकर के आ रहे थे। तो उन्होंने माँ से पूछा कि आपके लिए क्या लाऊं हिंदुस्तान से। तो अब्राहम लिंकन की माता ने कहा कि मेरे लिए मेवाड़ की मिट्टी लाना। और अपनी बात को जारी रखते उन्होंने कहा कि मैं उस मिट्टी के दर्शन करना चाहती हूँ कि जिस मिट्टी ने ऐसा महापुरुष पैदा किया कि जिसको अकबर अपनी अधीनता स्वीकार करवाने के लिए अपना आधा राज्य देना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने उसको स्वीकार नहीं किया। महाराणा प्रताप के जीवन के बारे में बहुत सारी घटनाएं हैं। मुझे जिन घटनाओं ने बहुत अंदर तक छुआ है, ऐसी कुछ घटनाएं मैं आपके सामने रखता हूं। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद, जिसमें नैतिक तौर पर महाराणा प्रताप की जीत हुई, 80,000 लोगों के मुकाबले में 15,000 लोगों ने अकबर की सेना को नाको चने चबा दिए और एक प्रकार से अकबर का मनोबल तोड़ दिया। उस युद्ध के बाद कुछ समय तक महाराणा प्रताप की गतिविधियां भी रुक गई। नई रणनीति बनी। उस रणनीति में महाराणा प्रताप ने कहा कि अपनी सेना कम हुई है, इसलिए हर घर से एक सैनिक आना चाहिए। ये आग्रह लेकर महाराणा प्रताप के सैनिक घर घर गए और कहा कि हर घर से एक सैनिक महाराणा प्रताप ने
सेना में भर्ती होने के लिए कहा है, इसलिए हर परिवार से एक सैनिक आए। हर परिवार से एक सैनिक आया, युद्ध हुआ और युद्ध के बाद जो घायल थे उनकी जब सेवा शुश्रूषा की जा रही थी तो ध्यान में आया कि उसमें एक महिला थी। तो सेवा करने वालों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये महिला कैसे आ गई यहाँ, क्योंकि महाराणा प्रताप ने यह घोषणा कर रखी थी कि कोई भी महिला सेना में भर्ती नहीं होगी, पुरुष लड़ेंगे। अब जब उसकी सेवा की गई, महिला की सेवा करने के बाद वो कुछ ठीक हुई तो ये समाचार महाराणा प्रताप को दिया गया। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि उस महिला को मेरे सामने पेश करो। उस महिला को महाराणा प्रताप के सामने लाया गया। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि तुमको इस बात की जानकारी नहीं है क्या कि केवल पुरुष ही सेना में भर्ती हो सकते हैं, महिलाएं नहीं हो सकती? तो तुम पुरुषों के साथ मिलकर के युद्ध में शामिल क्यों हुई? तो उस महिला ने कहा कि कुछ समय पहले मेरा पति वीर गति को प्राप्त हो गया था। जब सैनिक ये सूचना देने के लिए घर पर आए कि हर घर से एक व्यक्ति सेना के लिए चाहिए, तो मैं अपने आप को प्रस्तुत करती, इसके अलावा मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। इसलिए मैं सेना में आ गई और बिना जानकारी दिए मैं सेना में रही, क्योंकि मुझे पता था कि महिला सेना में नहीं रह सकती। महाराणा प्रताप ने सिंहासन से उठकर उसके चरण छुए और कहा कि माँ, तुझे प्रणाम है, लेकिन तूने नियम का उल्लंघन किया है। तेरी बात सुनने के बाद मुझे लगता है कि तेरा नियम का उल्लंघन सजा के काबिल नहीं है, इसलिए जा, तुझे मैं मुक्त करता हूँ। एक दूसरी घटना, जब हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था तो महाराणा प्रताप ने ऐसा आदेश दिया कि वो जो युद्ध क्षेत्र है, उस युद्ध क्षेत्र में कोई भी फसल नहीं बोएगा। सबने उसका पालन किया। एक व्यक्ति ने उस आदेश के बावजूद भी अपने खेत में फसल बो दी। उसकी पत्नी ने महाराणा प्रताप को आकर के इसकी जानकारी दी, शिकायत की कि मेरे पति ने राज आज्ञा का उल्लंघन करके अपने खेत को बोया है। महाराणा प्रताप ने उसको बुलवाया और बुलाकर उनका जो न्याय का तरीका था, जो लोग न्याय के लिए नियुक्त किए गए थे, उसके सामने उसको पेश किया गया। और पेश होने के बाद उस न्याय मंडल ने यह कहा कि इसको मृत्युदंड दिया जाए, क्योंकि इसने महाराणा की आज्ञा का उल्लंघन किया है। और वो मृत्युदंड का पत्र महाराणा प्रताप के पास पहुंचाया गया, क्योंकि अंतिम हस्ताक्षर महाराणा प्रताप के होते थे। तो महाराणा प्रताप ने उस पत्र को पढ़ा और मृत्युदंड का निर्णय उनके ध्यान में आया। तो महाराणा प्रताप ने कहा कि उसको बुलाया जाए, मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। उस खेत को बोने वाले को महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। उन्होंने पूछा, भाई तुमने राज आज्ञा के बावजूद खेत क्यों बोया? उसने कहा कि मेरे घर में 2 विकलांग हैं। मुझे लगा कि यदि मैं खेत नहीं बोऊंगा, खेती नहीं होगी, तो ये भोजन कहाँ से करेंगे? बाकी लोग तो घूम फिर कर कहीं से ले आएंगे, ये विकलांग कैसे अपना पेट भरेंगे? तो महाराणा प्रताप ने कहा कि तुमको
राजकोष से पैसे लेने चाहिए थे इनके लिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं राजकोष पर इस बात का दबाव नहीं डाल सकता कि मेरे घर के कुछ लोग विकलांग हैं, मैं उनकी सहायता के लिए वहाँ से पैसा लाऊं। महाराणा प्रताप ने सारी बात को सुना। फिर महाराणा प्रताप ने कहा कि इस व्यक्ति को मृत्यु दंड देने का अर्थ ये होगा कि ये महिला विधवा हो जाएगी, तो दंड तो वास्तव में इस महिला को मिलेगा। इस महिला ने हिम्मत करके मुझे शिकायत की है, इसलिए ये महिला विधवा हो जाए ऐसा मैं नहीं चाहूँगा, इसलिए उन्होंने उसके मृत्युदंड को निरस्त कर दिया। महान पुरुष वो है जो अपने जीवन से, अपने विचारों से अपने जैसे लोग तैयार करता है। खुद बलिदान हो जाना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत उत्कृष्ट विषय है ये, लेकिन अपने जैसे लोग तैयार करना अपने जीवन से ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि महाराणा प्रताप ने अपने जीवन के त्याग से, तपस्या से, शौर्य से, बलिदान से इस प्रकार के लोग तैयार किए कि सारे महाराणा प्रताप ही थे। और केवल मनुष्य नहीं थे। महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, वो अंत तक महाराणा प्रताप के साथ रहा। महाराणा प्रताप उस पर सवार होकर के युद्ध करते थे और अंत में जब वो एक खाई को पार करते हुए गिर गया और चेतक की मृत्यु हुई तो महाराणा प्रताप बहुत रोए। वो ऐसा व्यक्तित्व था कि जिसने केवल महिला पुरुष ने तैयार किए, पशु भी तैयार किए। उनकी सेना में एक राम प्रसाद नाम का हाथी था। उन दिनों में हाथी अपनी सूंड में तलवार लगाकर युद्ध करते थे। एक युद्ध में उस राम प्रसाद ने 8 सैनिकों को मारा। महाराणा प्रताप कभी उस हाथी पर बैठ करके भी युद्ध करने जाते थे। जब अकबर को पता लगा कि महाराणा प्रताप के पास एक ऐसा हाथी है जो अपनी सूंड में तलवार लेकर के अनेकों सैनिकों को मार देता है, तो अकबर ने अपने सैनिकों को कहा भी किसी भी प्रकार से उस राम प्रसाद को पकड़ करके लाया जाए। मैं चाहता हूं कि वो हमारी सेना में रहे। किसी भी प्रकार से छल बल से अकबर के सैनिकों ने जाकर उस राम प्रसाद को घेर कर अकबर के खेमे में उनको ले गए। अकबर ने कहा कि इसकी खूब सेवा की जाए और इसको फिर बहुत अच्छा हृष्टपुष्ट किया जाए। मैं इसका उपयोग अपनी सेना के लिए करना चाहता हूं। राम प्रसाद को बाड़े में ले जाया गया। जिस दिन से वो उस बाड़े में आया उसने खाना पीना छोड़ दिया। अकबर ने बड़ी व्यवस्थाएं की, लेकिन उसने अकबर के सैनिकों ने जिस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं की उसको देखा ही नहीं। और 28 दिन भूखा रहने के बाद में उसकी मृत्यु हो गई। वो कैसा व्यक्तित्व रहा होगा, कैसा महापुरुष रहा होगा, जिसने मनुष्यों के जीवन में तो वीरता, शौर्य, बलिदान का भाव पैदा किया, लेकिन पुरुषों के अलावा पशुओं में भी इस प्रकार का भाव पैदा किया। ये इस देश की एक ऐसी विभूति थी महाराणा प्रताप कि जिसके जीवन को जितना गहराई से समझा जाएगा
उसमें से अनेक बातें हमारे ध्यान में आएंगी। जैसे शिवाजी महाराज का निर्माण उनकी मां ने किया, और उनकी मां भी महाराणा प्रताप की कहानी सुनाती थी। शिवाजी को उनकी मां ने जब तैयार किया तो वो उनको रावण की कथा सुनाती थी, कंस की कथा सुनाती थी, औरंगजेब की बात बताती थी। तो वो बाल शिवा मां से पूछता था कि मां, कंस हुआ तो उसको कोई मारने वाला नहीं हुआ? तो मां कहती थी हुआ, कृष्ण हुआ। मां जब रावण के अत्याचारों को वर्णन करती थी तो छोटा शिवा पूछता था कि रावण इतना अत्याचारी था, उसको मारने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ? तो जीजाबाई कहती थी कि राम पैदा हुआ। स्वाभाविक तौर पर शिवाजी के मन में उसने ये विचार पैदा किया कि ये जो औरंगजेब नाम का अत्याचारी शासक है, इसका विनाश करने के लिए कौन आगे आएगा? तो शिवाजी ने कहा कि ये काम मैं करूंगा। जैसे जीजाबाई ने शिवा को तैयार किया, वैसे महाराणा प्रताप को भी उसकी माता ने तैयार किया। इस देश में महाराणा प्रताप, शिवाजी, इनका निर्माण माताओं ने किया। मैं बहुत बार सोचता हूं कि आज अपने देश में जिस प्रकार की परिस्थितियां निर्माण हुई हैं, बड़े कारण हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि परिवार की जो पहली पाठशाला है वो असफल हो गई है, उसमें न्यूनता आ गई है। माताओं ने अपना कर्तव्य निभाकर जिस प्रकार के बच्चे तैयार करने चाहिए, क्योंकि मां की जिम्मेवारी मौलिक तौर पर माता ही बच्चे को तैयार करती है, उसमें कहीं कमी आई है। परिवार की ये प्रथम पाठशाला यदि ठीक हो जाएगी तो फिर इस देश में महाराणा प्रताप और शिवाजी पैदा होंगे। महाराणा प्रताप, शिवाजी पैदा हों, ये आज समय की आवश्यकता है। आज हम, जैसा महेश जी ने कहा, आज हम इस देश में जिंदा हैं तो ये महाराणा प्रताप और शिवाजी के कारण जिंदा हैं, गुरु गोविंद सिंह के कारण जिंदा हैं। यदि गुरु गोविंद सिंह के 2 बच्चे दीवारों में न चिनाए गए होते और वो एक ऐसा जोरदार इतिहास न रचते तो आज हम जिस रूप में जिंदा हैं, इस रूप में जिंदा नहीं रह सकते थे। हो सकता है हम में से कोई अल्लाह दीन होता, कोई कुछ और दीन होता, हम हिंदू के नाते जिंदा नहीं रह सकते थे। तो इस देश को जिंदा रखना, इस देश के धर्म को जिंदा रखना, हमको जिंदा रखना, समाज को जिंदा रखना, ये तब संभव हो पाया जब इस देश में महाराणा प्रताप जैसे वीर पैदा हुए। ऐसे वीर के चरणों में शत शत नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ।